के साथ मीटिंग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है? कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका में भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को क्या वार्निंग दी है? चाइनीज विदेश मंत्री से पहले कौन से देश का विदेश मंत्री अचानक से भारत आ गया है और भारत की इकोनॉमी को लेकर कौन सी गुड न्यूज आ रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बारे में, क्योंकि मीटिंग से पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर कमेंट किया ही था, लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए एक बहुत ही बड़ा कमेंट किया है। इस मीटिंग से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही हैं, लेकिन हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो इस मीटिंग में कोई भी समझौता नहीं हुआ और यह मीटिंग बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग से पहले काफी सारी धमकी भरी स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर रशिया ने डील साइन नहीं की तो हम रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, भारत और चाइना के ऊपर टेररिफ्स बढ़ा देंगे और काफी कुछ कहा गया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन बिना कोई डील साइन किए ही अलास्का से वापस अपने देश चले गए। एंड ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मीटिंग करने के बाद नाराज हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का प्लेन जब अलास्का से वापस रशिया की एयर स्पेस में जा रहा था तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल जेस्चर शो करते हुए अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और सबसे लीथल F-25 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को व्लादिमीर पुतिन के प्लेन को एक्सक करने के लिए भेजा था। अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को पुतिन के प्लेन को एक्सकॉर्ट करने के लिए भेजने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग से काफी सेटिस्फाइड है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्लोज डोर मीटिंग हुई थी वो लगभग 3 घंटे तक चली थी, और उन 3 घंटों में रशिया ने अमेरिका के साथ क्या बात की, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या कंडीशंस रखी हैं जो अमेरिका को माननी पड़ेंगी, यह सब इसी 3 घंटे की मीटिंग में ही डिसाइड हुआ है, जिसके बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। पॉसिबिलिटी यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के सामने कुछ कंडीशंस रखी होंगी, यूक्रेन का कुछ एरिया परमानेंट तौर के ऊपर अपने कंट्रोल में ले लेने, या फिर प्लेबिसाइड यानी कि लोकल्स की वोटिंग के जरिए फैसला लेने की मांग की होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट रशिया की डिमांड्स के ऊपर गौर करेंगी। ये सारी चीजें यूक्रेन और काफी हद तक यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्कस की जाएंगी और फिर उसके बाद कोई फाइनल फैसला आएगा। बस यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कॉल करके 2 दिन बाद मंडे को मीटिंग करने के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाया है, बल्कि साथ में यूरोपियन यूनियन को भी कांटेक्ट किया जा रहा है। नाटो के देशों को कॉल करके ब्रीफ किया जा रहा है। अमेरिका अब कोशिश करेगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को रशिया की टर्म्स के ऊपर राजी किया जाए या फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि युद्ध रुक जाए। अब जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मंडे को अमेरिका आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि यह युद्ध रुकता है या फिर नहीं। एक और चीज नोट करने वाली यह भी है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो अगली मीटिंग होगी वो मॉस्को यानी कि रशिया में होगी। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्वाइट किया है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं और उन्होंने यह इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। भारत की बात करें तो इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत के रूप में रशिया ने एक बहुत ही बड़ा ऑयल क्लाइंट खो दिया है जो 40% तेल रशिया से खरीदा करता था। उन्होंने कहा कि चाइना भी रशिया से बहुत ही सारा तेल खरीद रहा है। अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए तो यह इन दोनों देशों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होंगे। क्या पता मुझे ऐसा करना पड़े, क्या पता मैं ऐसा करूं, या फिर हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़े। यानी ट्रंप के अकॉर्डिंग टैरिफ अनाउंस करने के बाद अब भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है और चाइना के ऊपर अभी उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है कि वह क्या रशियन ऑयल के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या फिर नहीं। क्या पता वह लगा दें या फिर नहीं भी लगा सकते, यानी कि चाइना पर उनका कोई डिसीजन नहीं आया है। अब यह पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास कहां से जानकारी आई है कि भारत ने रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि भारत की सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। जैसे ही भारत का विदेश मंत्रालय इसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो हम आपको वह भी बता देंगे।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और साउथ कोरिया को लेकर। दरअसल हम चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का वेट कर रहे थे। वांग यी तो खैर 2 दिन के बाद मंडे को भारत आएंगे और वेडनेसडे तक वह भारत में ही रहेंगे, लेकिन साउथ कोरिया के विदेश मंत्री इस बीच चाइनीज विदेश मंत्री से पहले ही भारत के दौरे पर आ गए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हन पिछले कल 15 अगस्त को देर शाम को भारत में लैंड हुए हैं। आज जन्माष्टमी है और कल संडे है, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय में मीटिंग्स अभी भी जारी हैं। आज भी विदेश मंत्री जयशंकर सर और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है और दोनों देशों ने ट्रेड को लेकर काफी कुछ डिस्कस किया है। अमेरिका काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और भारत भी चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इसलिए साउथ कोरिया भी अब भारत के साथ अपनी कून ऑपरेशन को मजबूत करने के ऊपर जोर दे रहा है। मंडे को चाइनीज विदेश मंत्री भारत आएंगे। उनके साथ मीटिंग करने के बाद अगेन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया की विजिट के ऊपर निकल जाएंगे और रशियन विदेश मंत्री सरगई लावारो और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मीटिंग करेंगे और यह हफ्ता भारत के लिए काफी बिजी होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर, जो अब भारत के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत के ऊपर टैरिफ का विरोध किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी से डिमांड की है कि भारत पर से टैरिफ को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि भारत पर टेररिस्ट लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं तो सीधा पुतिन को ही पनिश किया जाए और यूक्रेन को हथियार और मिलिट्री एड प्रोवाइड की जाए। यानी जो बाइडेन और कमला की पार्टी भारत के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पिछले कल ही एलचे हुए फास्ट टैग के एनुअल पास को लेकर, जिसके लिए भारत सरकार R3000 चार्ज कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल 15 अगस्त को यह एनुअल पास लॉन्च हुआ था और पहले ही दिन ही RS1 400 लोगों ने यह एनुअलिस्ट ट्रैक का पास परचेज कर लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यह एनुअल फास्ट ट्रैक पास देश के 1150 टोल प्लाजाज के ऊपर लागू होगा, इसलिए इसको लेकर भारत के लोग काफी उत्साहित लग रहे हैं। एक ख्याल 400 लोगों ने पहले दिन के अंदर ही यह परचेज कर लिया है और यह वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है, यानी कि यह स्कीम भी काफी सक्सेसफुल होते दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इक्विटी मार्केट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। S&P के भारत की क्रेडिट रेटिंग्स को इंप्रूव करने के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक जेफरीज ग्रुप के हेड क्रिस वुड ने भारत की इक्विटी मार्केट और भारत की फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट बताते हुए एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन की है। क्रिस वुड ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेररिफ्स के कारण भारत के स्टॉक्स को सेल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा भारत के स्टॉक्स परचेज करने का ही समय है और यह कुछ ही समय की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ST से पीछे हट जाएंगे और भारत से टेररिफ्स हटा देंगे, क्योंकि भारत के ऊपर टेरिफ्स लगाना अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट पे भी नहीं है। यह कहना है क्रिस वुड का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में से एक जेफरीज ग्रुप के हेड हैं। इसके अलावा एक और गुड न्यूज आ रही है, वो है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $0.7 बिलियन का एक बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिला है। पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 9 बिलियन गिर गए थे, लेकिन इस हफ्ते भारत के फॉरेन रिजर्व्स 4.7 बिलियन बढ़कर 633 बिलियन तक आ गए हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इस समय भारत के पास 633 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। फॉरेन रिजर्व्स के मामले में भारत ने रशिया को क्रॉस करके 4th पोजीशन हासिल कर ली है। फर्स्ट के ऊपर चाइना के पास 3.6 ट्रिलियन यानी कि 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं। सेकंड के ऊपर जापान के पास 1.3 ट्रिलियन और थर्ड के ऊपर स्विट्जरलैंड के पास 1 ट्रिलियन यानी कि $1000 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को लेकर। पेट्रोल में 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद अब भारत सरकार की नजर डीजल के ऊपर पड़ गई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग केवल पेट्रोल में होती है। डीजल अभी तक 100% प्योर बिक रहा था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि डीजल में भी 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का फैसला किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने जानकारी दी है कि पेट्रोल के बाद अब उनका फोकस डीजल के ऊपर आ गया है। एक नया बायोडीजल प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत डीजल में 10% आइसोप्टानॉल को ब्लेंड किया जाएगा। आइसोप्टानॉल बनता है शुगर या फिर स्टार्च रिच क्रॉप से,
जैसे कि मक्का, गन्ना और गेहूं। नितिन गडकरी ने कहा है कि आइसोबटानॉल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बायोफ्यूल है जिसकी रिसर्च डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही रिसर्च फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद डीजल के अंदर भी 10% आइसोबटानॉल ब्रांडिंग के प्रपोजल को प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने ऐड किया कि भारत में डीजल की कंजशन पेट्रोल के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा है, इसलिए डीजल को भी ब्लेंडिंग प्रोग्राम में जल्दी से शामिल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत में चावल, गेहूं, गन्ना और मक्का इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि पंजाब जैसी स्टेट्स के अंदर अनाज रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टोर किया जा रहा है। ऐसे में इस सरप्लस को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने